नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। एग्जाम ओरिएंटेड इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है, जहाँ पहले भाग में यह बताया जा रहा है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण और विकास के बीच में क्या संबंध है। इन दो में से एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। मेरे हिसाब से विकास और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और वहीं इस चैप्टर में फिर आगे चलकर यह बताया जा रहा है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना के बाद बताया गया है कि पर्यावरण क्या है। तो हम सभी जानते होंगे कि पर्यावरण शब्द से हम क्या समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। कुछ दिख रही हैं उसमें से और कुछ नहीं दिख रही हैं। और यही सारी चीज़ जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द की बात की जाए तो एक फ्रांसीसी शब्द है जो एनवायरनमेंट से लिया गया है, यानी कि पर्यावरण शब्द को फ्रांसीसी शब्द एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है पड़ोस। हमारे चारों तरफ जिन चीज़ों ने हमें घेरा है, उनमें से कुछ विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं। जैसे वायु ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, ये क्या है, इनविजिबल है। लेकिन चारों तरफ जो हमारे सामान रखा हुआ है, चारों तरफ जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, विजिबल है। लेकिन पर्यावरण जीवन के जैविक और अजैविक पहलुओं का कुल योग है। पर्यावरण एक ऐसी प्रणाली है, पर्यावरण एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हमारा जीवन पूरी तरीके से किससे निर्धारित है, पर्यावरण से निर्धारित है। पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप ही हम अपने जीवन को ढालते हैं। हम भले ही कह लें कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन पहले तो हमें पर्यावरण ही प्रभावित करता है। एक बार बताइए, जब तक सर्दी नहीं पड़ेगी तब तक क्या हीटर चलाएंगे हम, सर्दी के कपड़े पहनेंगे? और जब तक गर्मी नहीं पड़ेगी क्या अपने आप AC चलाएंगे हम? तो सबसे पहले नेचर अपना काम कर रहा है, यानी कि पर्यावरण अपना काम कर रहा है। चारों तरफ से वो जैसा हमें ऑर्डर दे रहा है, उस हिसाब से हम अपने आप को ना ढालने की कोशिश सिर्फ कर रहे हैं। तो ऐसे में बात यह आती है, जो ये पर्यावरण है, ये किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्या पर्यावरण को बनाने में हमारा भी योगदान है? तो आगे चैप्टर में यही बताया जाएगा। तो आगे बताया जा रहा है कि पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा रहा है, एक मानव निर्मित पर्यावरण और एक सामाजिक पर्यावरण। अब बात ये आती है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? तो देखिए, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की है। मनुष्य जब अपनी आदिम अवस्था में था, मनुष्य जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, मनुष्य का जीवन था खाना बदोश। वो अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, जलीय स्रोतों के निकट बसता था, प्रकृति की खौफ से डरता था। लेकिन समय बीता, मनुष्य का जो ये घुमंतु जीवन था, मनुष्य का जो ये शिकारी जीवन था, इससे बदलकर वो स्थायी जीवन में रहने लगा। अब उसने कृषि की खोज कर ली है, अब उसे कृषि करनी आ गई है। अब जब जिन पशुओं का पहले वो शिकार करता था, उन पशुओं को अब उसे महत्व समझ में आ गया है। अब वो पशुओं को पालना शुरू कर रहा है, यानी कि कृषि और पशुपालन यहाँ से शुरू हो गया है। फिर वो समय बीतता है और अब वो क्या कर रहा है, अब वो पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहा है, कीटनाशक का यूज़ कर रहा है, ताकि उसकी पैदावार और ज़्यादा बढ़े। धीरे धीरे पूरी की पूरी मनुष्य जाति प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना सीख रही है। फिर धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति हो रही है, मशीनीकरण का युग शुरू हो रहा है। परिवहन के साधन, सूचना के साधन, संचार के साधन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया पूरी तरीके से चेंज ही हो जा रही है। मनुष्य जो ये सारे चेंज कर रहा है, ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण है, क्योंकि हर एक चीज़ जो चारों तरफ हमारे को घेरे हुई है, वो पर्यावरण है। तो ऐसे में चाहे बड़ी बड़ी इमारतें हों, चाहे औद्योगिकरण हो, ये सब पर्यावरण के घटक में आ जाएगा। तो विकास की प्रक्रिया में मानव निर्मित पर्यावरण को कई गुना प्रकट किया है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया है, इंसान डेवलप्ड होता गया, मानव सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे पर्यावरण बदलता चला गया। आज हम देखते हैं तो चारों तरफ क्या, हमें कृषि, शहर और औद्योगिक स्थान दिखाई देते हैं। मनुष्य ने कृत्रिम रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें बनाया है। शहरों और शहरी केंद्र की जब बात करते हैं तो मानव निर्मित संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है। शहरी का जो माहौल है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में आज लेकिन अधिक प्रदूषित हो गया, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट नहीं, निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। कारखाने, बिजली संयंत्र, उद्योग और कंपनियों ने वायु प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जल प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इस तरह मानव जीवन का जो खतरा है वो कई गुना पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। मानव की कुछ बेसिक नीड है,
मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, स्वच्छता, परिवहन के साधन, संचार के साधन, ऊर्जा, ये सब हमारी बेसिक नीड है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये बेसिक नीड हमें प्राकृतिक रूप से आसानी से गांव में मिल जाती है, लेकिन जब हम शहरों में आते हैं तो बढ़ती हुई जनसंख्या में शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या ने क्या कर दिया है, इन सब संसाधनों पर दबाव बना दिया है। शहरों में संसाधन धीरे धीरे दुर्लभ होते जा रहे हैं और ऐसे में असंतुलन की स्थिति पैदा होती जा रही है। तो ये तो है मानव निर्मित पर्यावरण। अब बात आती है सामाजिक पर्यावरण क्या है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या है सामाजिक पर्यावरण। हमारा कल्चर इतना अलग है कि जगह जगह जाने पर, जैसे कि बोलियाँ और पानियाँ, यानी कि आप थोड़ी दूर चले जाइए आपको कल्चर चेंज आ जाएगा। तो ये जो हमारी संस्कृति, हमारे खाने पीने, ओढ़ने रहने के, पहनने के तरीके हैं, बोलने का तरीका है, ये सब हमारा कल्चर है। और इस कल्चर ने जो हमें चारों तरफ से घेरा है, यही सामाजिक पर्यावरण है। और इस सामाजिक पर्यावरण में इतनी भिन्नताएं, विभिन्न प्रकार की निर्जातियाँ, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की राजनीति की विचारधाराएँ, विभिन्न प्रकार की आर्थिक विचारधाराएँ, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्थान हैं। ये सब हमारा सामाजिक पर्यावरण है जो कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित करता है। और सबसे छोटी इकाई जो है इसकी सामाजिक पर्यावरण की, वो है एक परिवार। क्योंकि व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार समाज, समाज से क्षेत्र और क्षेत्र से राज्य, राज्य से राजनीति, ये पूरी प्रक्रिया एक साथ चलती है। तो पर्यावरण क्या है, मानवीय पर्यावरण क्या है, सामाजिक पर्यावरण क्या है, आई होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। अब बात की जा रही है विकास और पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है। तो देखिए, विकास कोई आज की चीज़ नहीं है। मनुष्य प्रजाति जब से आई है इस धरा पर और आज तक लगातार वो विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रही है। विकास लगातार समाज में परिवर्तन ला रहा है, विकास स्वयं में भी लगातार परिवर्तन ला रहा है। जीवन जीने के तरीके बदल चुके हैं, लेकिन बात यह है कि विकास है क्या। तो विकास के अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता लगातार अच्छी होती जाए, हमारे जीवन का स्तर लगातार अच्छा होता जाए, यही विकास है। हम तकनीक का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, हम इसे विकास मान रहे हैं। हम ये कहते हैं कि विकास हमें समृद्धि, शांति दे रहा है और शांति के लिए एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणाली दे रहा है। लेकिन बात यह आती है कि अब विकास का पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है या निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो विकास के दोनों इम्पैक्ट हम पर पड़ रहे हैं। क्योंकि विकास सबसे पहले हमने अगर मशीनें बनाई तो हमने इसलिए नहीं बनाई कि मशीनें वो पॉल्यूशन फैलाएंगी। हमने मशीनें इसलिए बनाई कि वो मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देगी। हमने इसलिए मशीनें बनाई कि आधुनिकता को बढ़ावा देगी, एक राष्ट्र का निर्माण करेगी, समाज में आर्थिक समृद्धि होगी, बड़े पैमाने पर समाज प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। विकास लोगों की बेहतर की प्रक्रिया करेगा। विकास कई कारकों से जुड़ा होगा जो प्रत्येक कारक एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। लेकिन विकास के अर्थ को लेकर समय समय पर वाद विवाद होते रहे, फिर भी विकास ने समाज को आगे बढ़ाने का काम ज़्यादा स्तर पर किया है। मनुष्य जब असभ्य और बर्बर था और आज अगर सभ्यता के चरम बिंदु पर पहुंच गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, मनुष्य ज्ञान विज्ञान ने जो विकास को बढ़ावा दिया है उससे। लेकिन बात यह आती है सिर्फ क्या पॉजिटिव, जी नहीं। जब हम विकास के निगेटिव पहलू पर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सामाजिक असमानता है। विकास केवल कुछ ही लोगों का उपाय है, जबकि बहुत सारे लोग अभी भी विकास के दायरे से बाहर हैं। बड़े पैमाने पर गरीबी, बड़े पैमाने पर पर्यावरण की तबाही, पर्यावरण की गुणवत्ता खराब, हर बंदा एक दूसरे पर निर्भर। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सतत विकास किया जा सकता है, यानी कि एक ऐसे विकास किया जा सकता है जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हो। ऐसे में जब हम पर्यावरण विकासात्मक संभावनाओं की ध्यान देते हैं तो हमें शहरीकरण, औद्योगिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकास के मॉडलों को लागू करना चाहिए। क्योंकि हर क्षेत्र की आवश्यकता अलग है, हर क्षेत्र में संसाधन अलग है, हर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अलग है। तो ऐसे में विकास की जो एक ही मॉडल हम हर जगह थोप देते हैं, इसी वजह से उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। तो हमें क्षेत्र के आधार पर विकास की परियोजनाओं को लागू करना चाहिए। आगे चैप्टर में पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट के साथ बताया भी गया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हैं, यानी कि सकारात्मक प्रभाव ये हैं कि पानी के जो बांध बन रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजली निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, पर्यावरण के हिसाब से तकनीकें बन रही हैं। आज पर्यावरण पॉजिटिव होता जा रहा है। इस प्रकार विकास के प्रभाव सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को समृद्ध करेगा और आने वाली पीढ़ियों का ही विकास करेगा। लेकिन ये 4 लाइनों में ना इसका विकास का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो जाता। जितना मैंने बताया वो सारा भी आप लिखना पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट में आंसर लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, पैराग्राफ में लपेटोगे तो लपेटा मार नंबर भी मिलेंगे।
निगेटिव इम्पैक्ट की बात हम पहले ही कर चुके हैं, आपको वही लिखना है, यहाँ पर भी 4 लाइन इसके बारे में लिखी है किताब में बस। किससे क्या, संसाधन का दोहन ज़्यादा हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन आज कम होते जा रहे हैं, मिट्टी का उपजाऊपन लगातार कम होता जा रहा है। इतना ज़्यादा हमने साइंस पे हम जितना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ कहीं बहुत सारे क्षेत्रों में घटी भी है। आज इंसान ज़्यादा फसल उत्पादन करने के चक्कर में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप फसल जो है वो जहरीली होती जा रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उपजाऊ मिट्टी कैसे होती जा रही है, अब बंजर भूमि बदलती जा रही है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेज़ गति से हो रहा है। तो पर्यावरण के मुद्दे कहीं ना कहीं बढ़े हैं। ये माना जा रहा है आने वाले समय में ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा, ओजोन परत में छेद हो रहा है। ये सब पर्यावरण की गिरावट है। पानी की कमी होती जा रही है, वनों की कटाई होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। तो अगर आगे पर्यावरण क्या है, सामाजिक पर्यावरण बताइए, आप बता देंगे। पर्यावरण पर विकास के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये भी आप बता देंगे। अब बात आती है पर्यावरण के दृष्टिकोण की, बात बताइए। तो देखिए पर्यावरण के ना हमारे यहाँ इस चैप्टर में 4 दृष्टिकोण दे रखे हैं। देखिए दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ को सोचने के अलग अलग नज़रिए होते हैं। कोई बंदा उस चीज़ के बारे में कुछ और सोच रहा होगा, कोई बंदा उस चीज़ के बारे में कुछ और सोच रहा होगा, कोई बंदा उस चीज़ के बारे में कुछ और सोच रहा होगा। तो यहाँ पर 4 दृष्टिकोण बताए गए हैं। एक नेतृत्व दृष्टिकोण, एक साम्राज्यवाद दृष्टिकोण, एक रोमांटिकतावाद और एक उपयोगितावाद। ये चारों दृष्टिकोण जो आ रहे हैं वो प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हम डेली रूटीन में पर्यावरण को किस प्रकार से देखते हैं, हमारा अनुभव क्या है, इसके आधार पर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण ने 4 भागों में बांटा है। अब जो ये नेतृत्व दृष्टिकोण है, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि हमें मनुष्य को सभी जीवों को सभी चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए। हमें हर जीव हर चीज़ का सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही पर्यावरण के प्रति हमारा विशेषाधिकार है, यही पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये थोड़ा सा एक धार्मिक चीज़ हो जाती है। ये तकनीक के खिलाफ होते हैं ये लोग जो इस विचारधारा को मानते हैं। ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ना कहीं पर्यावरण को खराब कर देती है, ये प्रकृति को नियंत्रित कर देती है। और प्रकृति को क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसे इस दृष्टिकोण के लोग कहते हैं। यानी कि ये दृष्टिकोण पूरी तरीके से कहता है कि प्रकृति पर निर्भर हो, प्रकृति की प्रचंडताओं से प्रकृति की प्रचंडताओं से डरो, प्रकृति के खौफ से डरो, ऐसा इस दृष्टिकोण के लोग कहते हैं। जबकि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का लोग पता क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लोग ये कहते हैं कि भगवान ने हमें ना प्रकृति को अधीन करने के लिए भेजा है, और जब हम प्रकृति को अधीन कर लेते हैं तो भगवान हमसे खुश होते हैं। हमें इस पूरे के पूरे नेचर को अपने अधीन कर लेना चाहिए, इसलिए हम ब्रह्मांड पर जा रहे हैं आज। ये सिर्फ और सिर्फ साम्राज्यवादी विचारधारा की वजह से। ये कहते हैं प्रकृति और भगवान के बीच में पवित्र बंधन है, अगर हम नेचर को जीत लेंगे तो भगवान हमें सम्मान देगा। पृथ्वी को अगर हम अपने अधीन कर लेंगे, प्रकृति को अपने नियंत्रित कर लेंगे, ऐसे में पौधे और पशुओं की बलि भगवान के लिए जरूरी है, तभी हम तकनीकी रूप से सक्षम हो सकते हैं, ऐसा साम्राज्यवाद वाला कह रहे हैं। प्रकृतिवाद वाले जो हैं 18वीं शताब्दी के अंत तक बड़े बड़े कलाकार, कई बड़े बड़े जो लेखक हैं, इनके समूह ने इस दृष्टिकोण को अपनाया। इन्होंने नेचर पर ही लिखा है। ये भी प्रकृति को बढ़ावा दे देंगे, लेकिन एक सीमित वे में। ये कहते हैं प्रकृति इतनी बदसूरत नहीं है जितना हम मानते हैं, प्रकृति बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये रोमांटिज्म है। रोमांटिज्म का मतलब ये है कि ये लोग ना कल्पनाओं में जी रहे हैं, इमेजिनेशन में कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता के बारे में लिख रहे हैं। जितने भी कवि होंगे जो प्रकृति की सुंदरता के बारे में लिखेंगे वो सब रोमांटिज्म कवि है। और चौथा दृष्टिकोण है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। प्रकृति को समझने के लिए सबसे बढ़िया दृष्टिकोण उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। यानी कोई संसाधन बहुत ज़्यादा है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर संसाधन खत्म होने वाला है तो आप उसके प्रयोग को कम कर सकते हैं। प्रकृति को समझने के लिए सबसे बढ़िया दृष्टिकोण उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण में इस बात की गई है कि जीवन को खुश और संतोषजनक माना जाना चाहिए, और मानवीय भावनाओं से इसे परे नहीं समझना चाहिए, मनुष्य के इमोशन के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पूरी ज़िंदगी खुशी और संतोष को प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य ऐसी भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम है, इसलिए उसकी भावनाओं को हर प्रकार का महत्व देना चाहिए। जानवरों का मूल्य हो सकता है क्योंकि वो भी दबाव, वो भी फीलिंग, वो भी दर्द महसूस करते हैं, लेकिन पौधों और पेड़ों में कोई भावना नहीं होती और वो केवल कमाई का साधन होते हैं, ऐसा उपयोगितावादी सिद्धांत के लोग कहते हैं। तो उपयोगितावादी सिद्धांत ये बताता है कि हमें दीर्घकालिक सुख को प्राप्त करना है तो अल्पकालिक सुख से समझौता करना ही पड़ेगा। यानी कि लंबे समय तक सुख प्राप्त करना चाहते हैं अगर हम, तो थोड़े बहुत तो दुख हमें उठाने ही पड़ेंगे, और हर तरफ ये लोग आनंद की तलाश करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चैप्टर में ये दिया गया है। आगे चैप्टर में सतत विकास का दृष्टिकोण बताया गया है।
तो सतत विकास के दृष्टिकोण के लिए आप सब्जेक्ट कोड BSAG 174 के पहले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वरना वीडियो को लेंथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा का पूरा इसमें वही लिखा है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसके कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखो, सतत विकास का मतलब मैंने बताया भी था, विकास की एक ऐसी अवधारणा जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर की गई हो, इसे हम सतत विकास कहते हैं। इसके लिए विभिन्न सम्मेलन हुए हैं, जैसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है बच्चों, वहाँ जाकर आप सतत विकास के दृष्टिकोण पढ़ सकते हो। इस चैप्टर में सतत विकास के दृष्टिकोण के बारे में भी विस्तृत रूप से आगे लिखा हुआ है। ये सारा का सारा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। BSAG 174 सब्जेक्ट कोड के प्ले लिस्ट में है वैसे वो, लेकिन फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाकर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि वीडियो आपको सही लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 80% लोग अब भी वीडियो को वही देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल से जुड़िए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारा भी मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बनाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है।